हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 3 पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का काम करता है। पश्चिमी घाट जो होता है, ये मुख्य जल विभाजक का काम करता है। पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ये पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के निकट, यानी यहाँ हो गया आपका अरब सागर और ये हमारा तट हो गया, तो इसके निकट में क्या है, उत्तर से दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो नदियां हैं चारों, ये सब नदियां प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। और इनका जो प्रवाह का दिशा है वो कौन सा दिशा है, प्रवाह का दिशा हमारा पूर्व की ओर है, बंगाल। और ये पूर्व की ओर बहती हुई नदियां क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की चारों प्रमुख नदियां हैं, ये क्या है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक धाराएं छोटी धाराएं हैं। अब जो ये पश्चिमी घाट है अपना, इससे पश्चिम की दिशा में यानी ये तो हो गई पूरब की दिशा वाली नदियां, और लेकिन जब इस साइड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पश्चिम की दिशा वाली नदियां हो जाएंगी। तो जो पश्चिम की दिशा है उसमें पश्चिम की दिशा में बहने वाली भी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इसमें जो दो बड़ी नदियां, उनका नाम क्या है, एक तो हो गया नर्मदा, दूसरा कौन सा नाम है, तापी। ये दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ये सवाल एक बार यूपीएससी ने शायद 2023 में पूछा था। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी अपवाह द्रोणियां कैसी हैं, आकार में छोटी हैं, क्योंकि क्या है, जो हिमालयी नदियां हैं उनको तो ग्लेशियर का पानी मिल जाता है और प्रचुर मात्रा में क्या होता है, वर्षा का जल भी मिल जाता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें ग्लेशियर का जल नहीं मिल पाता है। इस वजह से इनका अपवाह द्रोणी क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। जो हमारी नर्मदा नदी है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, वो बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। जो नर्मदा नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उससे समकोण पर आकर मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अगर बात करें इसके द्रोणी की, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब बात करते हैं तापी नदी की, लेकिन उससे पहले हम अपनी नर्मदा नदी का मैप देख लेते हैं। एक बार हम मैप भी अलग से लेकर आए हैं। ये हो गई अपना नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है, इसका जो क्या कहते हैं ओरिजिन है, कहाँ से है, अमरकंटक से है। कहाँ से, नर्मदा नदी का जो ओरिजिन होता है वो हमारे अमरकंटक से होता है। ये अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है, ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मुख्य सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है, ये आप देख लीजिए। वरना और क्या कहते हैं, हिरन और कोलार हो गई, ये सब नदियां कौन सी हैं, ये ओरसांग हो गया। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो उत्तर साइड से मिलती हैं। अब दक्षिण साइड की बात करें तो एक तो बरद हो गई, अपनी तवा हो गई, देनवई हो गई और छोटा तवा हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब नदियां जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करें तो ये कहाँ से, ये अमरकंटक से निकलती है और अपना ये क्या कहते हैं, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यानी ये वेस्ट वार्ड बहते हुए, पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में अपना गिर जाती है। अब चलिए फ्रेंड्स, अपने बुक पे चलते हैं। बात करते हैं तापी नदी की। अगली जो हमारी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है, वो कौन सी नदी है, वो तापी नदी है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये जो हमारे तापी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, श्रृंखला है, तो उन्हीं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से जो हमारी तापी नदी है वो निकलती है। लेकिन यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये क्या है, ये नर्मदा के समानांतर यानी नर्मदा के पैरेलल में, जैसे नर्मदा ऐसे जा रही है तो उसी के पैरेलल में ये भी तापी नदी
बहती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी लंबाई क्या है, कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। जो इसकी द्रोणी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। अगर हम बात करें अरब सागर और तटीय मैदान की, तो इसके बीच का जो भाग है वो क्या है, बहुत संकीर्ण है। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उस क्लास में हमने तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था। तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। जैसे जो तटीय मैदान है वो क्या है, वो बहुत संकीर्ण है, तो उसी प्रकार से उसकी नदियों की लंबाई भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपुजा तथा पेरियार हैं। इसके राज्यों में ये किन राज्यों से बहती हैं, उन राज्यों का नाम हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। जो गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से फ्रेंड, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। पश्चिमी घाट की ढालों से ये निकलती है। तो ये जो नदी है अपनी गोदावरी, ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और जो ब्रह्मगिरी पर्वत है अपना, कौन सा पर्वत, इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत के त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत के त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ से फ्रेंड्स, त्र्यंबकेश्वर से, यहीं से ये निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो नदी जो गोदावरी है ये कहाँ से गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, जो इसकी द्रोणी है यानी बेसिन जो इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। ये जो गोदावरी है इसमें कई सारी नदियां आकर मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। जो अपना ये जो मंजरा है और वेनगंगा हो गई और पेनगंगा, ये जो तीनों सहायक नदियां हैं इसकी, ये बड़ी नदियां हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा, इसे अभी मैंने शुरू में ही बता दिया था, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए इसके मैप को एक बार हम देख लेते हैं। जो हमारी गोदावरी है इसके मैप को हम एक बार देख लेते हैं। ये रही अपनी गोदावरी। एक मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये अपना गोदावरी हो गई। तो गोदावरी क्या है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 1500 किलोमीटर। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये हो गई अपनी गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी, भी मैंने बताया था आपको, ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी के त्र्यंबकेश्वर से। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, पेनगंगा हो गई और एक वर्धा हो गई, वेनगंगा हो गई, प्राणहिता हो गई, इंद्रावती भी है और सबरी है। उसके बाद ये सारी इसकी नदियां, ये सहायक नदियां हो गई इसकी, जो उत्तर दिशा से आकर इससे मिलती है। दक्षिण में जो आकर मिलती हैं, मंजरा हो गई और गौतमी, गोदावरी, ये दोनों नदियां क्या है, इसके दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो ये था अपना गोदावरी। गोदावरी नदी को हमने अभी मैप पर देख लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अगली नदी कौन सी है हमारी, नर्मदा द्रोणी। अब नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं, महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से, इसका उद्गम कहाँ से है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये नदी कहाँ से बहते हुए, उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। इसकी अपवाह द्रोणी, जो इसका बेसिन है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। यानी इन 4 राज्यों में इसका क्या है, इसकी अपवाह द्रोणी इन 4 राज्यों में
पाई जाती है। इसके बाद और अगली नदी जो अपनी है वो कृष्णा नदी है, लेकिन उससे पहले हम अपने जो अभी हमने ये नदी पढ़ा महानदी, इसके बारे में मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये अपनी हो गई महानदी। तो एक मिनट फ्रेंड्स, इसको इरेज कर लेते हैं। ये हो गई महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं बता दे रही हूँ महानदी के बारे में। ये जो महानदी जो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है, ये सिहावा नामक स्थान है। क्या? सिहावा, सॉरी, ये जो सिहावा नामक स्थान से जो अपनी महानदी है, कहाँ से? सिहावा, सिहावा से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से। जो सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी, यहीं से ये निकलती है। और जो अगर जिले की बात करें तो कौन सा जिला है? धमतारी जिला, छत्तीसगढ़ का धमतारी जिला, यहीं से ये निकलती है। उसके बाद जो इसकी सहायक नदियां हैं उसको हम देख लेते हैं। ये कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब। आइब है, इसे आप मैप में देखेंगे तो इब, इसका स्पेलिंग ई और बार रहेगा, इब हो जाएगा। इसके बाद जो दक्षिण के साइड में जो नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, मिल जाती हैं। इसमें कौन सी नदी है? इसमें तो एक हो गया जोंक, दूसरी हो गई ओंग और तीसरी होगी तेल। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। बात करें इसके मुहाने की तो जो चिल्का लेक है, चिल्का एक लगून लेक है, ये इसी के मुहाने पर स्थित है। तो जो चिल्का लेक हो गई वो महानदी के मुहाने पर स्थित है। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि चिल्का लेक किस नदी के मुहाने पर स्थित है तो वो महानदी के मुहाने पर। कृष्णा डोरी, बात करते हैं कृष्णा डोरी की। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। ये 1400 किलोमीटर में पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहकर ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा तथा मूसी और भीमा इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी जो इसका बेसिन कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में इसका बेसिन हम देखने को मिलता है हमें। बात करते हैं कावेरी द्रोणी की। अभी पहले कावेरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कृष्णा और कावेरी दोनों का मैप एक साथ में देख लेंगे। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं। जो अभी हमने बड़ी नदियों की बात की, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में कुछ छोटी नदियां भी बहती हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी और बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा, ये सब नदियां किस साइड में बहती हैं? पूर्व की दिशा में बहती हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात करिए। अभी हम अपने जो मैप दिया हुआ एनसीईआरटी का, उसमें इनका स्थिति ज्ञात कर लेंगे, देख लेंगे। पहले ही देख लेते हैं। अपना मैप जो है अपना इंडिया का ये रहा मैप। तो इसमें तो फिलहाल नहीं दिया हुआ है। हम इस वार्ड नदियों का जो मैप है इसको आखिरी में हमने लगा के रखा है, अभी हम देख लेंगे। झीलें, अब बात करते हैं झीलों की। कश्मीर की घाटी तथा डल झील, नाव वाले घर जिन्हें हम क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। जो कश्मीर डल झील में जो नावें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। शिकारा से तो आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप एक अन्य स्थानों वाले झीलों पर भी, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को। भारत में बहुत सी झीलें हैं। भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। जैसे नदियां अपने एक दूसरे से आकार और अपने लक्षणों में भिन्न है, वैसे क्या है? झीलें भी भिन्न है। अधिकतर झीलें क्या है? स्थायी होती हैं, यानी इसमें साल भर पानी रहता है, तथा कुछ झीलें केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। लेकिन कुछ झीलें क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। उनमें जब रेनी सीजन आता है तभी जब रेन से पानी मिलता है उनको, तभी उनमें पानी होता है। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जैसे जब बात करें हम अस्थायी नदियों की, तो जो अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क
क्षेत्रों की द्रोणी वाली जो झीलें हैं वो कैसी होती हैं, ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनका निर्माण कैसे हुआ, हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। लेकिन जो कुछ अन्य झीलें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, वो मैन मेड है। और उनका निर्माण कैसे हुआ है, कुछ तो वायु की क्रिया से हुई है, कुछ नदियों की क्रिया से हुई है और कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुई है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। जैसे जो विसर्प नदी होती है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जब डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है तो नदी अपने मार्ग को छोड़कर ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्ग में बहने लगती है। तो यही जो टेढ़े मेढ़ा मार्ग होता है, जब नदी बाढ़ का पानी खत्म होता है तो वहां से कटकर डिपॉजिट क्या होता है, यहाँ इसके आसपास डिपॉजिट हो जाता है और ये एरिया अपना नदी से कट जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम गोखुर झील कहते हैं। इसे हम छाड़न झील भी कहते हैं, इसका नाम छाड़न झील भी है। जो ट्वेल्थ के एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नाम मिलेगा। स्पिट तथा बार, ये क्या है, स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। जैसे जो स्पिट और बार के बारे में हम ब्रीफ में जान लेते हैं, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। जैसे ये हो गया अपना समुद्र और नदियां इसके मुहाने पर मान लीजिए ऐसे आकर मिल रही है। तो मान लीजिए इस किनारे से नदी क्या है, डिपॉजिट कर रही है समुद्र के आंतरिक भाग में। तो ये क्या होगा, ये जो संरचना बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिट कहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये स्पिट ऐसे डिपॉजिट होते होते होता है समुद्र से कट जाता है और नदी से भी इधर कट जाता है, तो ये एक अलग संरचना बना लेता है। और उसमें बीच में पानी भर जाने की वजह से क्या होता है, झीलनुमा आकृति इसकी संरचना कैसी हो जाती है, झीलनुमा हो जाती है और बाद में क्या बन जाता है, झील बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरी झील। ये कैसी है, ये लगून झीलें हैं। अंतरदेशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। जो अंतरदेशीय भागों वाली झीलें हैं वो कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, ये जो सांभर झील है क्या, एक अंतरदेशीय झील है। सांभर क्या है, अपनी अंतरदेशीय झील है। तो ये क्या है, ये मौसमी झील है। क्या है, मौसमी झील है। सांभर अपनी क्या है, मौसमी झील है। एक लवण जल वाली झील है। सांभर क्या है, ये सलाइन वाटर वाली लेक है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नमक के निर्माण के लिए। ध्यान दीजिएगा, 9% जो नमक है, इससे 9% नमक का, देश के कुल नमक उत्पादन का 9% नमक इसी सांभर झील से बनाया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, हिमालय क्षेत्र में है। जाहिर सी बात है, उनको ग्लेशियर से फ्रेश वाटर मिलता है। तो ये कहाँ पे होंगे, हिमालय क्षेत्र में होंगे, क्योंकि ग्लेशियर का जो लोकेशन है वो हिमालय क्षेत्र में है। हिमानियों द्वारा बनी है ये नदियां, ये झीलें कैसे बनी, हिमानियों द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी से हिम मार्ग बंध जाने से इसका निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, रुकिए बताते हैं, ये एक क्षेत्र हो गया हिमानी का क्षेत्र। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई खड्डा है, तो हिमानियों में गति जब होता है तो ये इसमें खड्डे में भर जाएगी। लेकिन क्या है, एक टाइम में जब मौसम चेंज होगा तो ये खड्डा क्या होगा, ये हिमानी पिघल जाएगी और पानी जो है इसी खड्डे में भर जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो हिमानियां होती हैं वो अपने साथ जो डिपॉजिट लेकर चलती हैं वो भी निक्षेपित होता रहता है। मान लीजिए हिमानी ऐसे बह रही है और यहाँ पे वो सिला और मिट्टियों के जमने से ऐसे क्या होगा, एक पार्ट में ऐसे झील का निर्माण हो गया। कालांतर में क्या होगा, समय बीतने के साथ इसके बीच का जो पानी होगा जो बर्फ के रूप में पिघल जाएगा और एक झील का निर्माण हो जाएगा। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर के वूलर झील है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के वूलर झील और डल झील के बारे में। तो वूलर झील है वो क्या है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है। जो अपनी वूलर झील, अगर मान लीजिए कभी पूछ लेता है कि भारत की कौन सी झील है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनी है, तो वो क्या अपनी वूलर झील है जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फैक्ट है कि भारत की
सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, ये सब क्या है? बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण होता है। यानी ये जो मेन मेड लेक्स होती हैं, ये कैसे जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से नदियों पर बांध बनाने से इनका निर्माण होता है। जैसे गोविंद सागर जो अपनी झील है, गोविंद सागर, ये कहाँ पर बनी है? भाखड़ा नागल परियोजना पर इसका निर्माण हुआ है और ये मानव निर्मित झील है। झीलें अत्यधिक लाभदायक होती हैं। ये जो लेक्स होती हैं क्या है? मानव के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव के सुचारू बनाने में सहायक होता है। जो नदी का बहाव होता है वो क्या है? झील उसको सुचारू बनाने में सहायक होता है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। जब ज्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है? बाढ़ को रोकती है। लेकिन अभी कई सारे जो पूर्वोत्तर भारत की झीलें हैं, उनमें ग्लेशियर लेक बस्ट भी देखा गया है। ये सारी घटनाएं भी मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लेक्स के बारे में है। मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करती है। जो सूखे का मौसम होता है उसमें पानी के बहाव को संतुलित करती है। झील का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। जो लेक्स होती है उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका उपयोग होता है। जलीय परितंत्र में संतुलित रखती है। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है इसको बैलेंस रखती है। झीलों का प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं। जो झीलें होती हैं क्या है? प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती हैं। जो अपना डल लेक है और वुलर झील है, ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही तो मशहूर है। चंद्रताल लेक, जिसके लिए अब सोशल मीडिया के जमाने में क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। तो चंद्रताल लेक, डल झील, वुलर झील, ये क्या है? ये प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व अब देख लेते हैं, छोटा सा है। नदियों का हमारे क्या कहते हैं, इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। नदियों का जल क्या है? अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। क्या है? मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल में ही आदिवासियों का अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब जो ये नदियां हैं, जो डिफरेंट टाइप के ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इनके लिए अनिवार्य हैं। और इसी वजह से एंशियंट टाइम में क्या हुआ? आदिवासियों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे नदियों से हम सिंचाई का काम कर सकते हैं। नदियों के आसपास का जो क्या कहते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, ये क्या होता है? कृषि के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल ये फर्टाइल होते रहते हैं नदी के पानी से। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसे अगर हम अपने राज्य यानी यूपी की बात करें, तो यूपी में अपना क्या है? नेपाल का जो तराई इलाका है, नेपाल तराई इलाका है, नेपाल तराई जो है ये क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यानी पूरा बेल्ट जो है यहाँ पे कृषि के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बात करें सिद्धार्थनगर, ये सब इलाके जो हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। तो यहाँ कृषि के दृष्टिकोण से चावल उत्पादन अच्छे खासे स्तर पे होता है। और उसके अतिरिक्त गन्ना उत्पादन का भी लोकल लेवल पे अच्छा प्रोडक्शन होता है। देखा जाए उत्तर प्रदेश के जिले में बलरामपुर में, तो यहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री भी है। तो ये कृषि के दृष्टिकोण से जो अपना एरिया है नेपाल का तराई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत के निर्माण में नदियों का बहुत महत्व है। जैसे अगर हम बात करें सिंचाई की या नौ संचालन की, जल विद्युत निर्माण के लिए हर क्षेत्र में नदियों का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो ये थी अपनी नदियों का क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बात करते हैं नदियों का प्रदूषण। नदी जल का घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित है। जाहिर सी बात है, नदी जल का हम कई कामों में प्रयोग करेंगे, किसी भी चीज का हम कई कामों में प्रयोग करने लगते हैं तो उसकी गुणवत्ता वैसे भी प्रभावित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या है? अगर हम दोहन अधिक करते हैं तो जल की निकासी अधिक होगी और इसका क्या है? आयतन घटता जा रहा है। दूसरी ओर उद्योगों के प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे, अनफिल्टर्ड जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का, और क्या है प्रदूषण जो वेस्ट है, इसके ये मिलता रहता है नदी में। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जो इंडस्ट्री का वेस्टेज होता है वो केवल इसकी जल की गुणवत्ता को ही नहीं
बल्कि जो नदी जो क्या कहते हैं सेल्फ क्लीननेस का जो नदी की कैपेसिटी होती है उसको भी अफेक्ट करता है। उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। जो हमारा गंगा नदी है, हमारी गंगा नदी है, वो क्या है, उसका 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहर के जो जो उसके 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जो शहर उसके आसपास, उनके गंदगी को वो तनु करके यानी डाइल्यूट करके खुद में समाहित कर सकती है। लेकिन क्या है, लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जैसे हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन, ये सब क्या है, ये सब बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जो सेल्फ क्लीननेस का जो कैपेसिटी है वो कम होता जा रहा है नदियों का। इसके प्रदूषण स्तर में बढ़ता ही जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे क्लीन गंगा मिशन हो गया, एक ये फैक्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अन्य नदियों को जोड़ने के लिए बनाई गंगा कार्य योजना के तहत विस्तार किया गया था। लेकिन नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। एनआरसीपी के उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को सुधार करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी नदियां। हमारी 2 नदियां छूट गई थी, एक था कृष्णा नदी, उसका मैप हम देख लेते हैं। तो इसके बाद जो एक नदी है अपनी, ये कृष्णा के बाद कौन सी है, कावेरी। दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कृष्णा कहाँ से निकलती है, कृष्णा कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में, कहाँ से, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वर से, कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है। उसके बाद जो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अपनी जो होगी तुंगभद्रा, कोयना, ये जो देख रही है तुंगभद्रा हो गई, कोयना हो गई, ये घाट प्रभा हो गई, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। भीमा रिवर ये हो गई। तो ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। बात करते हैं ये नदियां, ये जो कृष्णा नदी है कहाँ पे गिरती है, ये अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी अपनी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, कहाँ से, पश्चिमी घाट हो गया इतना, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, कहाँ से, ब्रह्मगिरी से, कहाँ से, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से पश्चिमी नदी क्या कहते हैं, कावेरी नदी निकलती है। इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ पे थी, तो हमने देखा था तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में इसकी द्रोणी थी। अगर बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसमें अमरावती है, नाइल है, भवानी है और उसके बाद कावनी है। उत्तरी सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती और शिमसा जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी कहाँ से गिरती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ये थी अपनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब बात कर लेते हैं झीलों की। हम एक मैप झील की भी लेकर आए थे, ये अलग से। तो ये था अपना, ये यहाँ पे क्या है, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद क्या है, दूसरी झील कौन सी थी, डल झील थी। उसके बाद बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो उसमें हमने देखा था लोकटक लेक, इसमें ये थी लोकटक झील। उसके बाद कौन सी झील है अपनी, ये हो गई चिल्का झील, ये अपनी हो गई चिल्का झील। उसके बाद कौन सी थी, चिल्का झील के बाद अपनी देख लेते हैं ये कोलेरू लेक, ये कौन सी लेक है, कोलेरू लेक हो गई। कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, उसका स्टेट भी नीचे दिया हुआ है। उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है। बात कर लेते हैं सांभर झील की, वही जहाँ से 9% नमक का उत्पादन देश का होता है। ये सांभर लेक है, कहाँ पे, राजस्थान में। ये इसका जो लेक हो गया। उसके बाद पुष्कर एक इम्पोर्टेंट लेक है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, पुष्कर राजस्थान में है। उसके बाद ये अपनी इम्पोर्टेंट लेक्स हो गई। इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड्स, इसको हम
टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर उसको ज्वाइन करें, वहां से आपको अपडेट्स, पीडीएफ और बाकी सारे मटेरियल्स आपको चैनल से रिलेटेड शेयर करे जाएंगे। ये था अपना आज का सेशन। हमने चैप्टर 3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।